ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज का। तो कल हमने 11 और 12 कंप्लीट कर लिया था, तरंग था और ध्वनि तरंग। आज स्टार्ट करते हैं हम ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सोचिए कि ऊष्मा है क्या? ऊष्मा क्या है, हीट क्या है? तो ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो दोनों का तापांतर के बीच प्रवाहित होती है। दो वस्तुओं के बीच ताप का अंतर होगा, उसी के बीच ऊष्मा प्रवाहित होगी। ऊष्मा जो कम ऊर्जावान है, जो ज़्यादा ऊर्जावान है, जो ज़्यादा से कम की ओर ट्रांसफ़र होती है, तो वही है ऊष्मा की परिभाषा। ऊष्मा क्या है? यहाँ से, यह ऊर्जा का वह रूप है जो दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण जाती है, स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर बिल्कुल करता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान पर निर्भर करती है, बिल्कुल करती है। यदि हम बात करें, अगर W ऊष्मा है और Q में बदलना है तो W/Q, ये सॉरी फिर से वर्क, W मतलब वर्क और ऊष्मा को Q से डिनोट करते हैं। तो हम जो नियतांक निकालेंगे, कितना परिवर्तन होगा, तो W/Q से निकालेंगे। W बराबर JQ, और यहाँ पे J का मान कितना रखना है? 1J बराबर 4.186 जूल होता है। याद करना है तो कितना याद रखना है? 4.18 जूल। ठीक, तो एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। कैलोरी बड़ा मात्रक है, ऊष्मा का बड़ा मात्रक कैलोरी, और इसी को एक कैलोरी बराबर छोटा ऊष्मा का छोटा मात्रक जूल होता है। तो कितना? 4.18 जूल। याद रखिए। यहाँ से ये बात करें, अब ऊष्मा के मात्रक के बारे में बात करें। ऊष्मा के मात्रक, तो दो ही मात्रक याद करना है। कौन कौन? एक ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, एसआई मात्रक जूल होता है, और कैलोरी इसका सीजीएस मात्रक होता है, छोटा मात्रक। तो इसका निम्न प्रकार से कैलोरी में भी डिनोट करते हैं। और कैलोरी की परिभाषा की बात करें तो 1 डिग्री जल को, 1 ग्राम जल को 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो लगता है उसी को कैलोरी कहते हैं। तो यहाँ से कन्वर्ट करना सीखिए कि 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। उसी प्रकार इसमें अगर किलो कैलोरी जोड़ दें, यानी किलो मतलब 1000 से गुना कर दें, तो ये भी 1000 से गुना हो जाएगा। 1000 से गुना होगा तो पॉइंट हट जाएगा, तो कितना होगा? 4.186 जूल। या फिर इसी को हम 1000 कैलोरी बोल देंगे। तो 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है? तो 4186। इंपॉर्टेंट है लाइन, फैक्ट वाली बात है। 1 किलो कैलोरी में 4186 जूल कैलोरी हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी की बात करें तो इसमें जो होता है ना, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं बढ़ाना होता है। 1 ग्राम शुद्ध जल को लगभग 14.5 से 15.5 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे 1 कैलोरी कहेंगे। ठीक, ये बाकी याद नहीं करना है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या होता है? 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाना होता है, वही है, 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाना होता है तापमान जल का। ताप क्या है? वहाँ पे ऊष्मा था, क्या ऊष्मा था, यहाँ पे ताप क्या है? तो वही जिसके कारण ऊष्मा प्रवाहित होती है। वहाँ क्या था? तापांतर के कारण ऊष्मा प्रवाहित होती है। तो यहाँ क्या है? ताप के कारण, जिसके कारण ऊष्मा प्रवाहित होगी, स्थानांतरित होगी। ठीक, वही है ताप। जैसे ये गर्म है और ये ठंडा है, तो ये गर्म के कारण, इसमें ठंडा होने के कारण, ताप होने के कारण, ये ठंडा भी एक प्रकार का ताप ही है। किसी वस्तु को गर्म कर दे, किसी वस्तु को ठंडा कर दे, दोनों तो ताप ही है ना। तो ताप क्या है? वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है, जिसके कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यानी गर्म वस्तु से ठंडा वस्तु को और ऊर्जा का ट्रांसफर होगा, उसी को, ये ताप के कारण ही संभव है। अगर दोनों को समान गर्म कर दिया जाए तो कोई ऊर्जा ट्रांसफर नहीं होगी। तो ताप का ये काम है। ताप का परिभाषा वैसे पूछेगा नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तापमापन, और क्वेश्चन पूछेगा नहीं तो समझना भी नहीं है, समझना तो है ना, तो इसीलिए समझ लीजिए।
तापमापन की बात करें, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो तापमापी सबसे पहले किसने दिया? गैलीलियो ने विकसित किया था। तापमापी से यह स्पष्ट हो रहा है कि तापमापी मतलब तापमान को मापने वाला। ठीक है, तो ताप को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। तापमापी गैलीलियो ने विकसित किया था। इसमें भी कई प्रकार से हम ताप को माप सकते हैं, उसी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले सेल्सियस पैमाना में हम ताप को मापते हैं। इसका सबसे पहले आविष्कारक कौन थे? तो एक सेल्सियस ही थे, स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ही थे। और ये इसमें सेल्सियस में क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाएगी, हिम जम जाएगी, तो इसी को हिमांक बिंदु कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस को हिमांक बिंदु। और इसका सबसे सेल्सियस में सबसे उच्चतर पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पे भाप बन जाता है, क्या? पानी वाष्प में बदल जाता है। इसको क्या बोलते हैं? तो क्वथनांक बिंदु। तो सेल्सियस पैमाने में भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है और हिमांक बिंदु कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। यही यहाँ पे इतना बात कहा है। और इसको जब 100 बराबर भागों में बांटेंगे तभी ना 100 पॉइंट तक पहुँचेगा। तो इसमें 100 बराबर भाग होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट क्या है? इसका आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। अपने नाम पे ही मशीनों का आविष्कार करते थे। तो फ़ारेनहाइट पैमाने की खोज ये जर्मन के थे। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ के थे? जर्मन के, वो स्वीडन के थे सेल्सियस वाले। तो फ़ारेनहाइट, इसमें जो न्यूनतम बिंदु होता है जहाँ पे बर्फ़ जम जाती है तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती हैं। और भाप बिंदु जो होती हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती हैं। इसमें 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। देखिए 212 में से 32 घटाइए, 32 से स्टार्ट होता है, तो 32 घटाइएगा तो कितना? 180 नहीं आएगा। तो यही है। और एक रोमर पैमाना भी होता है। कौन? रोमर पैमाना। और एक केल्विन पैमाना होता है। तो 4 पैमाना होता है। कौन कौन? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन। सेल्सियस। अब बात करते हैं रोमर में 0 डिग्री गलनांक और हिमांक बिंदु और 80 डिग्री भाप बिंदु होता है, जिसे क्वथनांक बोलते हैं। 80 बराबर भागों में बांटा जाता है। केल्विन पैमाना 273 डिग्री न्यूनतम, यानी हिमांक, बर्फ जमेगी केल्विन पैमाना में 273 पर और भाप में बदलेगी उसके जस्ट 100 केल्विन के बाद, तो यानी 373 के बाद। तो इसी को चेंजिंग करने के लिए, 1 मिनट यहाँ से आ जाइए। इसी को चेंजिंग करने के लिए एक वैज्ञानिकों ने एक फार्मूला विकसित किया कि अगर कोई तापमान सेल्सियस में है तो उसे हम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे और र्यूमर में कैसे चेंज करेंगे। तो इसका फार्मूला है C/5, सॉरी मतलब हाँ काट छाट के वही आएगा। C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये दोनों कोई याद रहे चाहे ना रहे, ये दोनों याद रहना चाहिए कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है। चेंज करते हैं कलर पहले। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है? तो C/5 F माइनस 32/9, इसको याद करते हैं। तो यहाँ से ये फॉर्मूला याद कीजिए, C/100 F माइनस 32/9 R माइनस 0 और K माइनस 273/100, ये सब आपस में बराबर हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सब काटिएगा तो C/5 F/9 के रूप में आ जाएगा, 9 के रूप में आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है और इसमें भी इम्पोर्टेंट है। ये 3 याद रख लीजिए। C/5 सब काट छाट कर मैं बता रहा हूँ। C/5 ये र्यूमर वाला पूछता नहीं है। F माइनस 32/9 हो जाएगा। कितना? 9 हो जाएगा। देखिए अरे 20 से कटाइएगा तो 20 5 100, 20 9, 20 5 20 चौका, तो चारों याद कर लीजिए। R/4 और K माइनस 273/5, 273/5। तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए और इसमें भी ये दोनों इम्पोर्टेंट है। C/5 बराबर F माइनस 32/9, क्योंकि सेल्सियस बोल देता है कि इतना डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो। केल्विन में भी देता है तो केल्विन में 273 जो उसका निम्न बिंदु होता है उसी को घटाते हैं केल्विन में और 5 से भागा देते हैं। हो गया। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप, जहाँ से अब
दूसरा ताप संभव नहीं है, उससे ज़्यादा ठंडा कोई वस्तु हो ना पाए, उसी को परम शून्य ताप कहते हैं। तो सिद्धांत के अनुसार अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, अधिकतम ताप कितना भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम ताप की एक सीमा है जिससे उसके बाद वस्तु कभी भी कम नहीं हो सकती, और वो ये परम शून्य ताप कितना होता है, तो ये -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस बोल लीजिए सेल्सियस में, और केल्विन में इसी को चेंज कीजिएगा तो 0 केल्विन आ जाता है। 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। पहले जो सेल्सियस पैमाना था इसको सेंटीग्रेड बोला जाता था। केल्विन में व्यक्त के लिए डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, ये आप जानते हैं। पैरा -200 -39 डिग्री सेल्सियस, पैरा पारा का मान, पैरा नहीं, पारा का मान -39 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। इसी कारण इसको अधिक ठंडा प्रदेश में माप के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके लिए एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल जो है ना -115 डिग्री सेल्सियस ठंडी को माप सकता है, और ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ तक माप सकता है, पारा -39 डिग्री सेल्सियस तक, और अल्कोहल यानी जो अल्कोहल होता है, एथेनॉल होता है, वो -115 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे तापमान को माप सकता है। ये -115 डिग्री सेल्सियस पर उसके बाद जाकर जमता है, और ये -39 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाता है। जम जाएगा तो वो पाठ्यांक बताएगा ही नहीं, इसीलिए 30 डिग्री 39 डिग्री से ऊपर इसका प्रयोग नहीं होता है। किसका होगा? अल्कोहल का। द्रव तापमापी, पारा भी तो एक प्रकार द्रव तापमापी ही है। पारा लगभग कितना से कितना के बीच मापेगा, तो देखिए 39 था ना, -39 डिग्री में जम जाएगा तो उसकी गड़बड़ी स्टार्ट हो जाती है -30 डिग्री सेल्सियस से, तो ये नाप सकता है -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक। इतना गर्म इतना ठंडा माप सकता है। पारा का आविष्कार किसने किया था? फारेनहाइट ने। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फारेनहाइट ने। नेक्स्ट, प्लेटिनम थर्मामीटर क्या है? एक प्लेटिनम थर्मामीटर है। ये कितना माप सकता है? -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट, यहाँ से छूट गया। एक गैस थर्मामीटर है ना, जो इस प्रकार में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस, अगर हाइड्रोजन गैस तापमापी में प्रयोग करेंगे तो वो 500 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है, यानी आधा हजार। याद करने के लिए आधा हजार याद रखिए, 500 डिग्री सेल्सियस में याद रखिए, या फिर उसके बाद हाइड्रोजन, और इससे ज़्यादा नापना हो तो क्या किसका प्रयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का। 500 डिग्री से अधिक यानी 1500 डिग्री से, इससे 3 गुना, कितना? 3 गुना अधिक तापमान मापना हो तो हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन तापमापी का। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए। क्वेश्चन बनेगा कि हाइड्रोजन तापमापी में से हम कितने डिग्री सेल्सियस तक तापमान माप सकते हैं? तो 500 डिग्री सेल्सियस तक। अगर 600 डिग्री सेल्सियस का तापमान मापना हो तो किस गैस तापमापी का प्रयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का, क्योंकि 500 तक हाइड्रोजन मापेगा। किस द्रव तापमापी का प्रयोग 45 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापने के लिए किया जाता है? -45 डिग्री सेल्सियस का तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो मरकरी का इंडिंग -30 डिग्री पे हो जाता है। तो इसके बाद कौन आता है? अल्कोहल। तो अल्कोहल का प्रयोग ऐसे याद करना है। प्लेटिनम -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को माप सकता है। ताप युग्ममापी क्या है? इसका प्रयोग देखिए -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 तक प्रयोग करने के लिए ताप युग्ममापी का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है पूर्ण विकिरण तापमापी, टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर। इस तापमापी को दूर में स्थित किसी वस्तु के लिए मापा जाता है। ये 800 से नीचे कोई तापमान माप ही नहीं सकता, 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान माप ही नहीं सकता। ये 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान मापता है। ठीक, इसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है पहली बार। अब इसमें कुछ नहीं, जो ये इम्पोर्टेंट है कि क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने। किसने? थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने। क्लिनिकल थर्मामीटर क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने। ये कितना के बीच? तो हमारे शरीर के टेम्परेचर के अनुसार ये है। तो ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को पढ़ सकता है, क्लिनिकल थर्मामीटर। अब बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट
कुछ नहीं है। स्पेसिफिक हीट उसे कहते हैं जो किसी तापमान को, किसी पदार्थ के तापमान को बढ़ा दे, वृद्धि कर दे, तापमान में वृद्धि कर दे, उसी को स्पेशल हीट, स्पेसिफिक हीट या फिर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उसकी वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में, एकांक ताप में वृद्धि उत्पन्न कर दे, उसी को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसको सी से व्यक्त करते हैं और इसका एसआई मात्रक होगा ना, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो जूल पर केजी ग्राम होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कुछ वस्तुओं की विशेष अरे हट जाए यार, हाँ कुछ पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है। बर्फ का विशिष्ट ऊष्माधारिता 2100 डिग्री सेल्सियस, एक और 2100 इसको दीजिएगा ना तो ये पानी बन जाएगा, पानी नहीं, हाँ गल जाएगा। पारा 140, लेड 130, लोहा 460, केरोसिन तेल 210 और जल का 4200 विशिष्ट ऊष्माधारिता होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, एक मिनट, सबसे ज़्यादा जल का हो गया। तो इसीलिए यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है, क्या बताए कि क्या कारण है कि जल की तुलना में वाष्प से जलने पर अधिक दर्द की अनुभूति होती है। तो ये जल की विशिष्ट ऊष्मा के कारण कितना है, 4200 डिग्री सेल्सियस। सबका याद करना है धीरे धीरे। देखिए बर्फ, पानी, ये तो दोनों याद हो जाएगा। बर्फ का 2100, इसी का डबल हो जाता है पानी, तो बर्फ का 2100, पानी का 4200। ये लेड और पारा, शीशा और पारा 130, 40, शीशा का 130, लेड का 40, ऐसे याद करना है। और बाकी दो आप धीरे धीरे याद कर लीजिए, लोहा का 460 और केरोसिन का 210। अब बात करते हैं जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अन्य पदार्थ की तुलना में सबसे अधिक होती है। यहाँ पे हमने देख भी लिया कितना, 4200, बर्फ का कितना 2100, 130 किसका, 140 किसका, आप बताइएगा। नेक्स्ट, ऊष्मीय प्रसार क्या है। प्रसार मतलब बढ़ना, प्रसार मतलब क्या लग रहा है, बढ़ना। किसी को ऊष्मा दे रहे हैं तो वो अपनी लंबाई, क्षेत्र, आयतन में वृद्धि कर लेता है, उसी को प्रसारित बोलते हैं। प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उस वृद्धि को ही ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। जैसे अगर लंबाई में वृद्धि होगा तो उसे रेखीय प्रसार कहेंगे, अल्फा से डिनोट करेंगे। अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो उसे क्षेत्रीय प्रसार कहेंगे, और जिसके आयतन में परिवर्तन होगा उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो रेशियो होता है ना, वो होता है अल्फा बीटा गामा का रेशियो 1:2:3। यानी कि कोई वस्तु अगर 2 मीटर बढ़ेगी, यानी लंबाई जिसमें 2 मीटर बढ़ेगी ना, तो उसका क्षेत्रफल में 4 गुना की वृद्धि होगी, उसके आयतन में 6 गुना की वृद्धि होगी। ऐसे होता है। तो ये अनुपात सबसे इंपॉर्टेंट है। दे देता है कि रेखीय प्रसार 4 मीटर से बढ़ा तो क्षेत्रीय प्रसार कितना मीटर बढ़ेगा, तो इसी का 2 गुना 8 मीटर से। ये अनुपात याद रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जल का असामान्य प्रसार क्या है। तो जल देखिए, सभी द्रव गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। किसी भी द्रव को गर्म कीजिए उसका आयतन बढ़ेगा, यानी फैलेगा वो। लेकिन जल का क्या है, जल जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस से धीरे धीरे गर्म कीजिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तो उसका आयतन पहले तो घटेगा। आयतन क्या है, घटता है। और 4 डिग्री सेल्सियस जैसे ही कांटा क्रॉस करेगा उसके बाद ये भी अपना द्रव का गुण दिखाएगा, यानी आयतन बढ़ने लगेगा। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन बढ़ता है। बाकी सब द्रव 0 डिग्री सेल्सियस से ही गर्म कीजिएगा ना तो वो उसका आयतन बढ़ने लगेगा, यानी फैलने लगेगा। लेकिन जल जो होता है 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच क्या होता है, उसका कमी होता है, आयतन में कमी होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो अपना गुण दिखाना शुरू करता है, यानी वो भी फैलने लगता है। तो यहाँ पे आयतन बता दे रहा हूँ, आयतन और घनत्व में उल्टा संबंध होता है। घनत्व में उल्टा संबंध होता है। तो जैसे ही आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे कम रहेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व क्या होगा,
तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व अधिकतम रहेगा तो आयतन क्या रहेगा, 1 मिनट यार, आयतन क्या रहेगा, कम कम, सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे हाइपोक्सिल है कि घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। कौन सा अच्छी रहेगी ये, छोड़ो, चलो अब बात करते हैं ऊष्मा संचरण। क्या, ऊष्मा संचरण के बारे में। ऊष्मा संचरण क्या है, तो ऊष्मा का संचरित करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ऊष्मा संचरण कहलाता है। इसकी भी 3 विधियाँ हैं। कोई वस्तु गर्म हो जा रही है उसके लिए ऊष्मा संचरण हो रहा है, यानी जैसे सूर्य से पृथ्वी गर्म हो रही है तो पृथ्वी किसी माध्यम से तो ऊष्मा आ रही है ना, और संवहन से तो इसका कुछ कारण है, जैसे चाय कॉफ़ी ठंडा होना, ये सब इसी के कारण होता है। तो ऊष्मा संचरण, एक स्थान से ऊष्मा दूसरी ओर ट्रांसफर होना ऊष्मा संचरण कहलाता है। इसकी 3 विधियाँ हैं। कौन कौन, एक चालन। चालन क्या है, स्पेशली बताऊं तो चालन क्या है, जिसमें वस्तु के ऊष्मा तो निकलेगी लेकिन इसके अणु गति नहीं करेंगे। संवहन क्या है, जिसमें अणु गति करेंगे, खुद जाके ठंडा करवाएंगे किसी वस्तु को और गर्म करवाएंगे। विकिरण, जिसमें माध्यम की ही आवश्यकता नहीं है, जैसे सूर्य से पृथ्वी गर्म हो रही है, क्या कोई पाइप बिछा है, नहीं, वहाँ से कोई डायरेक्ट बिना माध्यम के आ रही है प्रकाश, इसलिए विकिरण, उसमें विकिरण विधि द्वारा पृथ्वी गर्म होती है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। चालन क्या है, चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचती है। यानी कोई वस्तु चाय की कॉफ़ी है, इसमें ठोस, मेनली क्या, चालन विधि में ठोस विधि द्वारा, ठोस में चालन विधि द्वारा कोई वस्तु ठंडा या गर्म होती है। जैसे चाय के कप में, चाय का कप है, ये गर्म है तो इसके अणु क्या गति कर रहे हैं, नहीं, बस यहाँ पे जो गर्म है ना, ये अगला यहीं पे जो सटा हुआ है इसको ट्रांसफ़र कर दे रहा है एनर्जी। यहाँ पे इसी सटा है तो ये इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, इसको दे दिया, और चारों तरफ गर्म हो गए। तो अणु गति की ये नहीं। तो किस विधि में अणु गति नहीं करते हैं, तो वो चालन विधि। संवहन विधि, जैसे काटते हैं इसको, संवहन विधि अब बात करते हैं। तो संवहन विधि, इसमें चालन विधि में ठोस होता है। चालन विधि द्वारा कौन गर्म होता है, ठोस, ऊष्मा का संचरण ठोस में बोल देगा तो चालन विधि। और संवहन विधि, अब 2 बचता है, द्रव और गैस। तो संवहन विधि में द्रव और गैस आ जाती हैं, जो बहेगा, जैसे गैस भी बहता है और तरल भी, मतलब द्रव भी बहता है, तो जो बहेगा उसमें संवहन विधि द्वारा। इतना याद रखिए, याद रखने के लिए। संवहन की बात करें तो इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से होता है। इस प्रकार के पदार्थों के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं, जिसे संवहन धारा कहते हैं। इसमें ऊष्मा की हानि सबसे ज़्यादा होती है। जब बहेगा तो ऊष्मा की हानि जाहिर सी बात है तेज होगी। द्रवों और गैसों में संचरण इसी माध्यम संवहन विधि द्वारा होता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है वो है कि ठोस वस्तुओं में ऊर्जा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो चालन, और गैस में और द्रव में संवहन, और जिसमें कोई माध्यम की आवश्यकता है ही नहीं वो विकिरण। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर प्रशीतक पेटिका के ऊपर रखी जाती हैं। कहाँ ऊपर रखते हैं, क्यों, क्योंकि संवहन विधि द्वारा ठंडी हो सके। अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे कुछ घंटे के लिए ना, एसी का दरवाज़ा, तो वो रेफ्रिजरेटर मतलब एसी नहीं, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ देंगे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, कमरा का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये वायुमंडल में। वायुमंडल जो पृथ्वी है, मैंने बोला जो पृथ्वी है वो किस विधि द्वारा गर्म होती है, सूर्य से, तो संवहन विधि द्वारा ही गर्म होती है। वायुमंडल जो है वो संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। ठीक है, विकिरण द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा वो विकिरण है, और ये संवहन विधि द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। विकिरण, इसमें गर्म वस्तु ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से
आती हैं बिना माध्यम से प्रकाश की चाल, जैसे प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचारित होती हैं। तो जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता ना हो वो विकिरण, रेडिएशन। ये कृष्ण विवर में कुछ नहीं पढ़ना है। कृष्णिका विकिरण वो है जो किसी भी विकिरण को अपने से पार नहीं आने दे। जैसे ब्लैक होल है वैसे ही कृष्ण विकिरण है, काला। ताप में वृद्धि के साथ साथ ऊर्जा स्थानांतरित के विकिरण को आवृत्ति निम्न और उच्च होती है। यह था विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा के जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन होता है उसे प्लांक क्वांटम नाम दिया जाता है। क्वांटम संख्या कितनी? टोटल 4 है। क्वांटम संख्या की संख्या 4 है। विकिरण के एक क्वांटम ऊर्जा इसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो यहाँ से क्वांटम ई का मान, ऊर्जा का मान, क्वांटम ऊर्जा का मान फॉर्मूला क्या होता है? एच भी, ई बराबर एच भी होता है। प्लांक स्थिरांक एच का मान कितना होता है? प्लांक स्थिरांक एच का मान जो होता है वो 6.26 गुने 10⁻⁻34। यहाँ से इस पूरे पैराग्राफ में एक लाइन याद करने वाली बात है कि ई बराबर एच भी और एच का मान 6.62 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये बात करते हैं न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है। देखिए मोटा मोटी समझाऊँ, न्यूटन का शीतलन नियम कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि कोई वस्तु ठंडी हो रही है, तो जितने समय में इतना ठंडी हुई और जब 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 आगे बढ़ेगी तो वो ज़्यादा समय लेगी इतना ही ठंडा होने में। ठीक है, फिर से कोई वस्तु है वो जितना ठंडा हो रही है चारों ओर माध्यम से तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे मेनली बात है यहाँ से कि जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसे ठंडा होने की दर कम होता जाएगा। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस की तापमान से थी कोई वस्तु, वो 50 हुई आधा घंटा में, तो मान लीजिए 3 घंटा में, 3 आवर में, तो ये 50, जैसे यहाँ से 50 डिग्री ठंडा होगी 3 घंटा में, लेकिन 50 से 25 आने में इसको ही लग जाएगा 4 घंटा। तो इसका दर कम हो जाता है, ठंडा होने की दर कम हो जाती है। न्यूटन का शीतलन नियम यही कहता है कि कोई वस्तु ठंडी हो रही है जिस दर से आगे जाके ठंडा होने की दर कम हो जाएगी। जैसे यहाँ से 50 डिग्री सेल्सियस 3 घंटा में हुई, यहाँ से 5 घंटा लगेगा, फिर यहाँ से 8 घंटा लगेगा, तो धीरे धीरे अपनी गति को कम कर लेती है ठंडा होने की दर को। यही न्यूटन का शीतलन नियम कहता है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि जो जितना ज़्यादा जल्दी किसी वस्तु को अवशोषित करता है उतना ही बिखराव करता है, उतना ही ज़्यादा बिखराव करता है। ठीक है, तो इसके अनुसार अच्छे अवशोषक जो अच्छा से सूखता है वही अच्छा से उत्सर्जित भी करता है। जैसे अंधेरा कमरा में ब्लैक जो काला होता है वो अवशोषक अच्छा है, तो ये उत्सर्जक भी अच्छा है। सबसे ज़्यादा उत्सर्जक काला ही है, अवशोषक भी और उत्सर्जक भी। तो यहाँ से अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक हैं। यदि कमरे के दरम्यान में एक काली और एक सफ़ेद समान ताप पर गर्म करके रखा जाए वस्तु, तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी। क्यों? क्योंकि वो अच्छा अवशोषक है, इसलिए अच्छा उत्सर्जक भी है। ये किरचॉफ का नियम कहता है। न्यूटन का शीतलन का नियम कहता है कि कोई वस्तु ठंडा हो रही है तो उसके आगे चल के ठंडा होने की दर और कम होगी। ठीक, यही है किरचॉफ और शीतलन नियम, यही था। अब बच्चों को यही समझ में नहीं आता है। स्टीफेंस का नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु का उत्सर्जन उसकी परम ताप यानी ताप T के चौथे घात के समानुपाती होता है। तो स्टीफेंस डायरेक्ट यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा चौथे घात पांचवें घात, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्टीफेंस का नियम के अनुसार E बराबर में समय के क्या होता है, तो सिग्मा T के पावर 4 होता है। क्या समानुपाती? 3 नहीं, यहाँ पे 3 दे देता है ऑप्शन में, 3 नहीं, क्या होता है 4। ई बराबर सिग्मा T के पावर 4 टाइम के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती भी नहीं, सीधा होता है, बराबर होता है। यहाँ पे सिग्मा क्या है? स्टीफेंस स्थिरांक, नियतांक है। अवस्था परिवर्तन अब बात करें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। अवस्था परिवर्तन, किसी वस्तु का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन ही अवस्था परिवर्तन है। जैसे द्रव का
गैस में बदल जाना, गैस का द्रव में बदल जाना, ठोस का गैस में बदल जाना, या फिर गैस का ठोस में बदल जाना, ये सब अवस्था परिवर्तन हो रहा है। यानी नेक्स्ट आगे देखते हैं त्रिक बिंदु क्या है। त्रिक बिंदु, और एक बात याद रखिएगा, और ये क्या अगर कथन बना के दे देगा ना तो ये बोले क्वेश्चन यहाँ से दे देगा कि अवस्था तो परिवर्तन होता है लेकिन ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ताप नहीं बदलता है। ठीक, अब बात करते हैं त्रिक बिंदु क्या है। त्रिक बिंदु नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ तीन की बात हो रही है, तीन की बात हो रही है, तो वह बिंदु त्रिक बिंदु क्या है, वह बिंदु जहाँ क्या, जहाँ पे ठोस, द्रव और गैस तीनों के गुण दिखाई दे वो त्रिक बिंदु है, त्रिक बिंदु है। तो वही है वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल और गैस तीनों एक साथ पाई जाती है उसी को त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। गलनांक क्या है। गलनांक यानी गलना, कोई वस्तु ठोस का द्रव में बदलना गलनांक। जैसे क्या, कौन चीज़ गलेगी, बर्फ़ गलेगी तो बर्फ़ क्या है, ठोस है, तो ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। और एक निश्चित ताप का ठोस गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर द्रव ठोस द्रव में चेंज होती है उसे गलनांक कहते हैं। हिमांक क्या है, किसी निश्चित ताप पर द्रव और ठोस का बदलना हिमीकरण कहलाता है, यानी हिम में बदल जाना। तो हिम में कौन बदलेगा, द्रव, गैस थोड़ी बदल जाएगा। तो द्रव एवं ठोस का बदलना हिमीकरण माने हिम बन जाना है स्पेशली। और इसका हिमांक और गलनांक दोनों बराबर होता है। जो पदार्थ ठोस में द्रव में बदलते हैं तो वो सिकुड़ते हैं, उनका गलनांक दाब बढ़ने पर घटता है। दाब और गलनांक में प्रभाव यहाँ पे बताया है। दाब बढ़ने पर घटता है जो सिकुड़ता है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं। अशुद्धि मिलाने पर एक लाइन याद रखिए कि अशुद्धि मिलाने पर गलनांक घट जाता है। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक घटेगा। जैसे बर्फ़ में नमक मिलाते हैं तो क्वेश्चन पूछता है ना कि बर्फ़ में नमक मिलाने पर गलनांक क्या होगा, गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गलनांक घटेगा। और जैसे ही गलनांक घटेगा यानी कि क्वथनांक बढ़ेगा। जल में अशुद्धि मिलाने पर, द्रव में अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ेगा, जो गर्म है बढ़ेगा और जो ठंडा करना है वो घटेगा। क्वथनांक ताप द्रव पर क्वथनांक कहते हैं। जहाँ से कोई वस्तु वाष्प में बदलना शुरू करे उसे क्वथनांक कहते हैं। संघनन की बात करें तो निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में बदलना संघनन। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। दाब पर क्वथनांक का अर्थ क्या है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटने पर क्वथनांक घटता है। इसी कारण देखिएगा कि प्रेशर कुकर में हम बंद करते हैं तो दाब बढ़ जाता है, और दाब जैसे ही बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, जिससे गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाता है। फलस्वरूप खाना बहुत जल्दी पक जाता है। और इसके विपरीत पहाड़ पे जाइएगा तो देखिए ऊंचा पे जाने पर दाब कम होता है, और दाब जैसे ही कम हो जाएगा तो क्वथनांक भी कम हो जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर से कम हो जाता है। इसलिए खाना बहुत देरी से बनता है पहाड़ों पर। अशुद्धि मिलाने पर क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। गुप्त ऊष्मा क्या है, देखिए एक था स्पेसिफिक विशिष्ट ऊष्मा, उसमें केवल ताप वृद्धि हो रही थी, और गुप्त ऊष्मा वो है जो अवस्था ही परिवर्तन कर दे। जैसे ठोस को द्रव में बदल दे, द्रव को गैस में बदल दे। तो नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो जो अवस्था ही गुप्त चुपचाप बदल दे उसे गुप्त ऊष्मा, और जो केवल तापमान वृद्धि करे उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, जो अब ये दिया है गलन की गुप्त ऊष्मा। तो गलन की गुप्त ऊष्मा यानी जो गलाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। इसका मान होता है, जैसे 1 ग्राम बर्फ़ को पिघलना हो ना तो उसके लिए गुप्त ऊष्मा मान 80 कैलोरी पर ग्राम चाहिए। कितना, 80 कैलोरी पर ग्राम। अब बात करते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो जो वाष्प में बदलने के लिए ऊष्मा चाहिए
वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। जो द्रव को वाष्प में बदलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता चाहिए उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। गुप्त ऊष्मा समझ गई, अवस्था परिवर्तन। अब वाष्प में बदलना है, गैस में बदलना है या ठोस में बदलना है तो उसकी गुप्त ऊष्मा कहेंगे, उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। और वाष्प की गुप्त ऊष्मा 540। जल के लिए वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होगी? 540 ग्राम पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 80 और 540। अब एक और आएगा, नहीं ठोस के लिए नहीं। यदि पदार्थ गुप्त ऊष्मा एल है, गुप्त ऊष्मा को एल से सूचित करते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसे लैटेंट हीट कहते हैं, लैटेंट हीट। तो Q बराबर ml की आवश्यकता होगी। कितना? यदि पदार्थ को गुप्त ऊष्मा, तो पदार्थ के में द्रव्यमान m है तो अवस्था परिवर्तन के लिए कितनी आवश्यकता होगी? Q बराबर ml। कितना भारी है, कितना वस्तु भारी है और वो जिस अवस्था में जाना चाह रही है उसके लिए लैटेंट हीट कितना है। जैसे गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी है वाष्प के लिए, वो वाला। गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल पर केजी, वही होगा जूल पर केजी। यहाँ पे जो मैंने शायद शुरू में बात की, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से कोई लोग जलेगा तो अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। भाप की गुप्त ऊष्मा तो अधिक होता है और साथ में विशिष्ट ऊष्मा भी अधिक होता है। तो वो ये गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने पर कुछ नमक और सोडा मिलाने पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। यानी अशुद्धि मिलाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, यही यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे और इसका उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम इत्यादि में किया जाता है। ये एग्जाम के दृष्टि से थोड़ा सा अभी रुका हुआ है। वाष्पीकरण क्या है? वाष्प में बदलना, वाष्पीकरण। कोई द्रव सीधे वाष्प में बदल जाए उसे वाष्पीकरण कहते हैं। प्रशीतक क्या है? प्रशीतक क्या है? प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडा उत्पन्न होती है। प्रशीतक क्या है? ठंडा करने की एक विधि है। वाष्पीकरण जैसे हमें पसीना आने पर और पंखा में चले जाने पर क्यों ठंडी महसूस होती है, तो ये वाष्पीकरण के कारण ही। प्रशीतक वही तांबा के एक वाष्प को कुंडल द्रव फ्रीओन भरा। प्रशीतक में मैंने यहाँ पे याद करना है आपको कि प्रशीतक में क्या भरा जाता है। प्रशीतक क्या है? तो ठंडा करने की एक विधि है। और प्रशीतक में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वह है फ्रीओन। बस इतना। और ये वाष्पीकृत होकर, फ्रीओन ही वाष्पित होकर ठंडा उत्पन्न करता है। बाकी यहाँ से आपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से और घनत्व को हाइड्रोमीटर से। घनत्व को, जल के घनत्व को या द्रव के घनत्व को किससे? किससे? ड्रोमीटर से। ठीक, हाइग्रो आपेक्षिक आर्द्रता, हाइड्रो घनत्व से। अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी। देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है यह ऊर्जा संरक्षण। देखिए क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि ऊष्मागतिकी का किस नियम से हमें ऊर्जा संरक्षण की जानकारी प्राप्त होती है, तो ये है ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो यहीं पे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है और इस नियम के अनुसार किसी निकाय में दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में व्यय होती है। दो प्रकार के कार्यों में व्यय होती है। पहली बात कहता है कि आंतरिक ऊर्जा, वो अपने आप को ठीक करने में, यानी मशीन खुद को आंतरिक ऊर्जा को वृद्धि करने में, और दूसरा जो काम दिया गया है उसके लिए। ठीक है, दूसरा बाहरी काम करने के लिए। जैसे कोई मशीन में तेल दी जा रही है तो पहले खुद के मशीनों को ठीक करेगा, आंतरिक भाग को ठीक करेगा। उसके बाद जो आप दिए हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस को प्रिंट करने के लिए दिए हैं तो वो काम करेगा। पहले अपना काम किया, उसके बाद दूसरा काम किया। ठीक है, तो ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि कोई मशीन को आप ऊर्जा दीजिएगा तो वो आंतरिक काम करेगी और फिर बाहरी काम भी करेगी, दोनों। अब समतापी प्रक्रम क्या है? जिसमें तापमान पूरी तरह समान हो, स्थिर रहे, उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। रुद्रोष्म में परिवर्तन क्या कहता है? बहुत कम समय के लिए, देखिए
यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी क्रिया के दौरान निकाय में न तो बाहरी माध्यम से कोई ऊष्मा आए और न ही आंतरिक ऊष्मा जाए, उसे रुद्रोष्म परिवर्तन कहते हैं। न ही उसमें कोई ऊष्मा ले, तो ना दे ना ले, उसे रुद्रोष्म परिवर्तन कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होना, शुष्क बर्फ में कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे शुष्क बर्फ में बदल जाना, उसे रुद्रोष्म परिवर्तन का उदाहरण है। रुद्रोष्म परिवर्तन क्या है? ना बाहर से कोई ऊष्मा आए जाए और ना अंदर आए, इसी को रुद्रोष्म परिवर्तन कहेंगे। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है? तो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को, प्रथम नियम जो है ना, ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को नहीं बताता, वो सिर्फ बताता है कि ऊष्मा पहले काम करेगा खुद, फिर बाहरी काम करेगा, जो आप काम दिए हैं मशीन, वो ये नहीं बताता है कि किस दिशा में। ये दूसरा नियम वही सिर्फ बताता है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम दिशा को बताता है, जिसमें दिशा लग गया ना, वो दूसरा नियम हो गया। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को नहीं बताता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। यही इस पॉइंट सबसे मेन बात थी। केल्विन के अनुसार क्या है, देखिए केल्विन ने क्या कहता है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में, तो ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में करना असंभव है। सही बात है, कोई भी मशीन 100% उसको एनर्जी दीजिएगा तो उससे कम, यानी 80%, 90%, 98%, 99% काम कर सकता है, लेकिन ये 100% काम कभी नहीं होगा। ये किसने कहा था? केल्विन साहब ने। और एक क्लैसियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती, यानी कि कम ताप की कोई वस्तु है वो अधिक ताप की ओर नहीं जा सकती, इससे ऊष्मा अधिक ताप के वाले वस्तु के पास नहीं जा सकता। जब जाएगा अधिक ताप वाले वस्तु कम ताप वाले वस्तु की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये लूसेंट का जो था तापांतर ऊष्मा, पूरा चैप्टर समाप्त होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ से इसको एंड करते हैं। ठीक है।